पिछले साल अक्टूबर में जब इजराइल ने खुद पर हुए हमले के बदले में गाजा पट्टी में ऑपरेशन शुरू किया था, तब यूं तो मिडिल ईस्ट के तमाम मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया, लेकिन ईरान ही इकलौता एक ऐसा मुल्क था जिसकी बातों को धमकी के साथ साथ उसकी ताकत भी समझा गया था। यानी उसकी बातों में धमकी भी थी और वजन भी था। यहाँ तक कि ईरान के ही पैदा किए गए मिलिशिया हिजबुल्लाह ने लेबनान की सीमा पर और हूती विद्रोहियों ने यमन की ओर से इजराइल पर हमले करने शुरू भी कर दिए। इजराइल की सुरक्षा के गारंटर अमेरिका को भी इस बात की पूरी आशंका थी कि इजराइल फिलिस्तीन की जंग इस पूरे इलाके में भड़क सकती है। इसी के मद्देनजर उसने यहाँ अपना बड़ा लाव लश्कर तैनात भी कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद जब वाकई में बात इतनी बढ़ गई कि ईरान और इजराइल के बीच जंग की नौबत आई और ईरान ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक कर दी, तब अमेरिका ने ही इजराइल को ईरान पर हमला करने से रोक दिया। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान में ऐसा क्या है जिसके चलते अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। ईरान की ताकत क्या है? ईरान एक ऐसा मुल्क है जो पिछले कई दशकों से अमेरिका की पाबंदियों को झेल रहा है। उसकी पाबंदियां इतनी कड़ी हैं कि ईरान ना तो खुलकर अपना तेल बेच सकता है और ना ही अपनी फौज को मजबूत कर सका। उसको मजबूत करने के लिए दूसरे देशों से हथियार नहीं खरीद सका। लेकिन फिर भी ईरान ने खुद को इतना ताकतवर बना लिया है कि एक तरफ तो वो इस पूरे इलाके में मुस्लिम देशों के लीडर के तौर पर उभर कर सामने आया है, तो वहीं दूसरी ओर उसकी फौज भी अब इतनी मजबूत है कि उसे मात देना अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए भी आसान काम नहीं रहा है, जैसे उसने इराक को मात दी थी। ईरान की फौजी ताकत की बात हम बाद में करेंगे और पहले भी कई वीडियोस में कर चुके हैं, लेकिन पहले आपको ईरान की सत्ता के उस सिस्टम से रूबरू कराते हैं जो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से बदस्तूर जारी है। इस क्रांति से पहले ईरान में अमेरिका के समर्थन वाले पहलवी राजवंश का ही शासन चलता था, लेकिन ईरान की आवाम ने उसे उखाड़ फेंका और ईरान की आवाम ने अपने मुल्क में इस्लामिक शासन का आगाज किया। तभी से ईरान अमेरिका की आंखों में खटकता रहता है। ईरान के सिस्टम को अगर समझें और ईरान की सरकार और इंस्टीट्यूशंस में शक्ति के बंटवारे को देखें तो हम पाते हैं कि सुप्रीम लीडर वहां सबसे ज़्यादा मजबूत है। ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर है, उसके बाद राष्ट्रपति, जुडिशरी, पार्लियामेंट, गार्जियन काउंसिल और आर्म्ड फोर्सेज आती हैं। ईरान में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अयातुल्लाह अली खुमैनी है, जो 1989 से ही देश के सुप्रीम लीडर हैं। वो स्टेट हेड और कमांडर इन चीफ हैं। उनके पास राष्ट्रीय पुलिस और मोरालिटी पुलिस को आदेश देने की अथॉरिटी है। साथ ही इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी IRGC भी उनके कंप्लीट कंट्रोल में है। सुप्रीम लीडर, जो ईरान के सुप्रीम लीडर होते हैं, वो जुडिशरी के हेड को भी अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम लीडर के बाद प्रेसिडेंट ईरान के टॉप जो इलेक्टेड अधिकारी होते हैं उनमें पहले नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर सुप्रीम लीडर, दूसरे नंबर पर इलेक्टेड प्रेसिडेंट और दूसरे सबसे ताकतवर शख्स वहां राष्ट्रपति ही है। इब्राहिम रईसी इस वक्त ईरान के राष्ट्रपति हैं। ईरान में राष्ट्रपति सरकार के जो डे टू डे अफेयर्स के जो कामकाज होते हैं उसको देखते हैं। साथ ही इंटरनल पॉलिसी और एक्सटर्नल पॉलिसी यानी विदेशी मामलों में भी ईरान के राष्ट्रपति का दखल रहता है। लेकिन सुरक्षा के मामलों में राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित हैं। राष्ट्रपति का आंतरिक मंत्रालय यानी उनकी होम मिनिस्ट्री भी और जो नेशनल पुलिस है वो उसे चलाती है, लेकिन नेशनल पुलिस को जो ऑर्डर देने वाले हैं वो कमांडर सुप्रीम लीडर तैनात करते हैं। सुप्रीम लीडर किसी भी विरोध प्रदर्शन को जबरदस्ती या ताकत के साथ समाप्त करने के लिए कहे तो राष्ट्रपति को उनकी बात माननी होती है। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा भी, जब ईरान में कुछ आंदोलन हुए थे उन्हें किस तरीके से दबाया गया था। आर्म्ड फोर्सेस के 3 हिस्से हैं, सेना, पुलिस और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी IRGC। पुलिस का एक हिस्सा मोरालिटी पुलिस भी है, वहीं IRGC के अंदर एक शाखा बासिज भी है। IRCG काफ़ी ज़्यादा अहम है, 1,50,000 से अधिक इसकी स्ट्रेंथ है और ईरान में एक मेन मिलिट्री, राजनीतिक और इकोनॉमिक पावर IRGC है। इसकी अपनी खुद की जमीनी सेना, नेवी और एयरफोर्स है। यही ईरान के रणनीतिक हथियारों की देखरेख भी करती है। इसकी एक विदेशी शाखा भी है जिसे कुड्स फोर्सेस कहा जाता है, जो पूरे मिडिल ईस्ट में सहयोगियों को पैसा, हथियार, ट्रेनिंग आदि चीज़ें मुहैया कराती है। हिजबुल्लाह या हूती विद्रोहियों के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है वो यही करते हैं। दमिश्क में इजराइल का जो हमला हुआ था जिसमें IRGC के टॉप कमांडर्स की मौत हुई थी, जिसके बाद ईरान ने इजराइल पर 300 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स का हमला किया था। इजराइल को इस बात की आशंका थी कि ईरान बड़ा हमला कर सकता है, लिहाजा वो उससे पहले ही ईरान पर एक और ताकतवर हमला करने की फिराक में था, लेकिन अमेरिका ने उसे रोक दिया।
अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर है, उसके मुताबिक इजराइल रातों रात तेहरान समेत ईरान के बाकी मिलिट्री ठिकानों को हमला करके तबाह करना चाहता था। इतने बड़े हमले की प्लानिंग बना ली गई थी इजराइल में, और वो प्लानिंग ये थी कि ईरान को बड़े पैमाने पर नुकसान हो। इजराइल के अधिकारियों ने इस बात का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को तगड़ी चोट देना चाहते थे, तगड़ा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन एक फोन कॉल आई और उनका इरादा बदल गया। ये फोन कॉल थी अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन। नेतन्याहू और बाइडेन ने फोन पर बातचीत की और ये निष्कर्ष निकला कि इतने बड़े और घातक हमले को अवॉइड कर पाना ईरान के लिए बड़ा मुश्किल होगा, जिसके बाद ईरान भी बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसकी आशंका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर और दुनिया को एक और वर्ल्ड वॉर से रोकने के लिए इजराइल ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि वो अगर ईरान हमला करता है तो एक कम शक्तिशाली हमले के ऑप्शन को चुनेगा। अमेरिका को एहसास है कि अगर ईरान के साथ इजराइल की सीधी जंग छिड़ती है, क्योंकि अगर इजराइल बड़ा हमला करता तो ये जंग छिड़ सकती थी, तो फिर इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका को इस जंग में कूदना ही कूदना होगा, और ऐसी स्थिति में इस पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ये इलाका यानी मिडिल ईस्ट का इलाका नेचुरल गैस और कच्चे तेल का भंडार है। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसको एनर्जी का एक्सपोर्ट इसी इलाके से होता है, एनर्जी की सप्लाई इसी इलाके से होती है। ऐसे में अगर यहाँ एक बड़ी जंग छिड़ती तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा झटका होता, जो पहले से ही ग्लोबल इकोनॉमी यूक्रेन युद्ध का दंश झेल रही है। यही नहीं, इस पूरे इलाके में इसकी जो राजनीति है उससे भी अमेरिका कुछ मजबूर है। वो राजनीति इस कदर उलझी हुई है कि इसमें अमेरिका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमेरिका के कई सारे देश यहाँ पर सहयोगी हैं, जिनमें सऊदी अरब, कतर, कुवैत ऐसे देश हैं जिन्होंने बाइडेन सरकार से बोल दिया था कि अगर जंग छिड़ती है तो अपनी ज़मीन को ईरान पर होने वाले हमले के लिए इस्तेमाल करने नहीं देना चाहते, न ज़मीन को और ना ही आसमान। दरअसल मिडिल ईस्ट में अपने जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं उनको सिक्योर करने के लिए और अपनी पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए अमेरिका ने इस इलाके के कई मुल्कों में कई सारे समझौते किए हैं, कई सारे देशों में अपने फौजी अड्डे बनाए हुए हैं। इन देशों में जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, कुवैत, सीरिया और इराक जैसे देश शामिल हैं। मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देशों से अमेरिका की दोस्ती है। अगर इजराइल के चक्कर में अमेरिका और ईरान के बीच में सीधी जंग छिड़ जाती तो उसे जीतने के लिए अमेरिका को न सिर्फ इस जंग में कूदना पड़ता, और बात फिर सिर्फ एयर स्ट्राइक तक नहीं रहती, बल्कि जमीनी और समुद्री मार्ग से भी अमेरिका को ईरान पर हमला करना होता। और ऐसी सूरत में खाड़ी के वो देश जो अमेरिका के दोस्त हैं, जैसे कतर या कुवैत, और ईरान के पड़ोसी हैं, उन मुल्कों की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी सीमा ईरान के नज़दीक है। और जब अमेरिका इन देशों की ज़मीन से ईरान पर कार्रवाई करता तो ईरान की तरफ से भी जवाबी हमला होता, और ईरान की मिसाइलें और उसके ड्रोन्स अमेरिका के जो अड्डे इन देशों में बने हैं वहाँ हमला करते हैं। और ये देश चाहे अनचाहे बड़ी मुश्किल से जंग से बचते हुए भी इस जंग में शामिल हो जाते हैं। और ये परेशानी उनको सबको, इन अमेरिका के जो दोस्त मुल्क हैं उनको परेशानी उनको सामने आ रही थी, और इस जंग का हिस्सा बनना उनकी चाहत नहीं थी, उनकी ख्वाहिश नहीं थी। एक और वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि अगर ये जंग छिड़ती तो इसकी जड़ में फ़िलिस्तीन का मसला रहता, क्योंकि ये तनाव, पूरा तनाव गाजा पट्टी पर इजराइल की कार्रवाई का नतीजा है। फ़िलिस्तीन इस पूरे मिडिल ईस्ट में मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम मुल्कों के लिए काफ़ी भावुक मसला है। ऐसे में फ़िलिस्तीनियों के पक्ष में इजराइल के साथ आंख से आंख मिला रहा है ईरान, और अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका हमला करे और उसके लिए कोई मुस्लिम मुल्क अपनी ज़मीन मुहैया करे तो फिर ये सऊदी अरब और कुवैत और कतर जैसे देशों के लिए, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता था। यही वजह है कि इस इलाके में मौजूद अमेरिका के दोस्त मुस्लिम देश नहीं चाहते कि ईरान के खिलाफ कोई बड़ा युद्ध शुरू हो जिसमें अमेरिका भी शामिल हो, और अमेरिका ने उनकी परेशानियों से पूरा इत्तेफाक रखते हुए नज़र आ रहा है, और लिहाजा ईरान की इस पावरफुल पोजीशनिंग के बावजूद अमेरिका ने खाड़ी में एक बड़ी जंग को टालने की कोशिश की है।